हे एवरीवन, मैं हूं सब इंस्पेक्टर साधना और हमारे पास एमपीपीएससी के लिए करीब 85 डेज बचे हुए हैं जिसमें हमें अपनी तैयारी करनी है। तो इससे पहले भी मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई थी अपनी कि आपको कैसे अपने जो आपके डेज हैं उसको आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट को जिसमें आपकी जो आपका जिस तरीके से तैयार हो। जैसे कि कोई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमारे अच्छे हैं तो उसको हमें कम टाइम देने की ज़रूरत होती है, और जो हमारे सही नहीं है सब्जेक्ट, जो हमारे वीक हैं, उसको हमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत होती है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना एक टाइम टेबल आपको सेट करके बताया था, और उसमें मैंने ये भी कहा था कि आप मेरा टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकते हैं। आप इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ों को तैयार करने में मुझे कम टाइम लगे, लेकिन हो सकता है उन्हीं चीज़ों को तैयार करने में आपको ज़्यादा टाइम लगे। तो आप मेरा टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकते, बल्कि आप किसी का भी टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो आपको अपनी तैयारी के लिए अपना खुद का ही टाइम टेबल सेट करना होगा। मेरे पास एक कमेंट आया था, उन्होंने बोला है मुझे कि मैम 89 डेज की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना होगा। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था टाइम टेबल फॉर एमपीपीएससी 2024 ऐसे करके बनाया हुआ था, तो आप इसको एक बार देख लीजिए कि मैंने अपना टाइम टेबल कैसे सेट किया हुआ था। तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना भी टाइम टेबल आप बना सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि मतलब टोटल स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। करीब हम 85 डेज मान लेते हैं कि हमारे पास 85 डेज हैं। तो सबसे पहले आप मेरा पुराना वाला वीडियो देखिए टाइम टेबल वाला, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना कैसे है, तो आपकी जो बुक्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट की आपने ले रखी हैं, जो मैंने आपको सजेस्ट की थी, अभी आप उन बुक्स को उठा के साइड में रख लीजिए। बिल्कुल भी उनको उठाने की जरूरत नहीं है। यदि आप इस टाइम में अपनी बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो एक सब्जेक्ट की जो बुक है वो इतनी मोटी है कि आप उसको पढ़ने में ही 3 या 4 महीने आराम से निकाल सकते हैं। तो अभी आपको बुक्स नहीं पढ़नी है, तो फिर आपको अपना कैसे अपना सिलेबस तैयार करना है, कहाँ कहाँ से आपको अपना सिलेबस तैयार करना है, वो मैं आपको पूरा इस वीडियो के माध्यम से आज ही बता दूंगी। तो आपका जो पहला है भारत का इतिहास, इसमें से पहले टॉपिक को छोड़ दीजिए, संकल्पना एवं विचार। एक्चुअली मुझे अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया है और मैंने बिल्कुल भी सर्च नहीं किया है इसके बारे में कि यार ये मुझे कहाँ से तैयार करना है। जैसे ही मुझे इसके बारे में मैं अपने लिए जैसे ही मटेरियल इकट्ठा करूँगी तो मैं आपके साथ उस चीज़ को जरूर शेयर करूँगी। यदि आपने कर दिया है तो आप मुझे जरूर बताइएगा उस चीज़ को, ठीक है। बाकी चीज़ें सब पुरानी हैं। प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास, भारत की सांस्कृतिक विरासत, 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष और स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। अब मैं आपको बता दूं, यदि आप ऐसे एक एक करके सारे टॉपिक ढूंढेंगे अलग अलग जगहों से तो आपको बहुत ज़्यादा आपकी तैयारी में टाइम लगने वाला है। इससे बेटर है कि आप किसी भी कोचिंग संस्थान के नोट्स खरीद लीजिए। जो मैं पढ़ती हूँ नोट्स, वो मैं आकार के पढ़ती हूँ। आकार के नोट्स बहुत ही अच्छे हैं और आपको सारी चीज़ें या इसी नोट्स में आपको मिल जाने वाली हैं, ठीक है। इसमें फैक्ट भी बहुत ही अच्छे दिए गए हैं, तो आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपने नोट्स पढ़ लेते हैं और आपकी जो लूसेंट है यदि आप वो पढ़ लेंगे तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, यदि आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो ये आप नोट्स से ही पढ़िए। नोट्स पढ़ने के बाद आप जो मैंने आपको बताया था कि आपको लूसेंट पढ़नी है, उसके बाद जैसे ही आपका कोई एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप लूसेंट से उस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए। लूसेंट से करने के बाद आपकी जो ऑब्जेक्टिव आती है लूसेंट की, आप उसको उठाइए, उसमें से उस टॉपिक को लगा लीजिए, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस किसी भी टॉपिक से बन सकते हैं। तो वहां से आपको ये सारा आइडिया होता रहेगा, ठीक है। तो ये आपको नोट से ही पढ़ना है। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, साहित्य, ये भी नोट से आप आकार के नोट्स मंगा लीजिए, क्योंकि नोट से हमें पता है क्या फ़ायदा होता है कि सारी चीज़ें हमें इकजा ही करके मिल जाती हैं, कि हमें अलग अलग टॉपिक के लिए ये सारे टॉपिक आपको बुक से मिल जाएंगे। आप खुद के भी नोट्स तैयार कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम खुद के उसी दौरान बैठ के और अपने नोट्स तैयार करें। यदि अभी आप नोट्स बनाने लग जाएंगे तो आपका एक सब्जेक्ट ही कंप्लीट कर पाएंगे आप। तो इसलिए आप नोट्स बनाने के लिए अभी बिल्कुल भी ना बैठें, आप नोट्स मंगा लीजिए। ये मुझे करीब 2000 रुपये के पड़े थे, मैंने भी ऑनलाइन ही मंगाए थे। और यदि आपके पास नंबर नहीं है आकार वालों का तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि सिर्फ पढ़ने वाले लोग ही कॉल करें, ऐसे करके मैंने एक वीडियो बनाया था। तो मैंने उसमें उनका नंबर शेयर किया था, क्योंकि कई सारे लोग मुझसे मांग रहे थे तो मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने वहाँ पर शेयर किया हुआ है। तो आप वहाँ से जाकर के नंबर नोट कर लीजिए और इनसे कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले लीजिए। तो आपका इनसे आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपके पास पहला भी मिल जाएगा, संकल्पना एवं विचार। तो आपके पास नए टॉपिक, नए वाले जो नोट्स हैं उनमें आपके ये सारे टॉपिक भी कवर हो जाएंगे आपके। भारत का भूगोल के लिए आपको वही पढ़ना है, नोट्स से ही पढ़िए। नोट्स, लूसेंट प्लस ऑब्जेक्टिव वाली लूसेंट, ठीक है। और
संवैधानिक व्यवस्था भी आपकी वही है, मध्य प्रदेश की भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था वही है। विज्ञान एवं पर्यावरण के लिए, विज्ञान एवं पर्यावरण के लिए आप नोट्स तो पढ़ ही लीजिए, साथ ही जो मैंने बुक्स आपके साथ शेयर की थी उसमें से एक विज्ञान की बुक को आप जरूर पढ़ लेना। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, समसामयिक घटनाएं, मतलब कि करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया था आपको डेली ही तैयार करना है। तो जो आपकी स्ट्रेटजी है उसके साथ में आपको 1 घंटा अपने डेली करंट अफेयर्स के लिए देना है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की जनजातीय लोक विरासत, लोक संस्कृति, ये बहुत अच्छा दिया है आकार वालों ने, मैंने पढ़ा हुआ है एमपी वाले पार्ट में, तो ये आप वहाँ से पढ़ लीजिए, वहाँ से आपका एकदम बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर की जो बुक मैंने बताई थी, कंप्यूटर एक परिचय उसकी परीक्षा मंथन की है, तो वो आप पढ़ना, क्योंकि कहीं भी यहाँ पे कंप्यूटर मुझे अच्छा नहीं लगा है, तो आप उसको जरूर पढ़ना। और साथ में आपके जो नोट्स हैं वो तो आपको पढ़ने ही, लेकिन उस बुक को आप कंप्यूटर के लिए एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अब बात आती है कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि 3-4 सब्जेक्ट एक साथ लेकर के चलिए, एक दिन में 3-4 सब्जेक्ट पढ़िए। कुछ लोग एक ही सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं, कुछ लोग 2 सब्जेक्ट को एक साथ कंप्लीट करते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको 2 सब्जेक्ट कम से कम साथ में लेकर के चलने हैं, क्योंकि यदि आप एक सब्जेक्ट पूरे दिन पढ़ेंगे तो आप बोर हो जाएंगे और आपकी चीज़ें ऊपर सिर से निकलती चली जाएंगी। तो आपका जो टाइम टेबल है उसको आप इस तरीके से डिवाइड करिए कि जो आपके आधा टाइम है, जैसे कि आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो आपका 5 घंटे वो आप पहले सब्जेक्ट को दीजिए, फिर अगले 5 घंटे आप दूसरे सब्जेक्ट को दीजिए, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको 1 घंटा करंट अफेयर्स को जरूर देना है, ठीक है। और आपको साथ ही साथ जो आपका एप्टीट्यूड वाला है, जैसे कि मैथ है, रीजनिंग है, आप उसको भी देखते जाना है, क्योंकि कई सारे लोगों का मैथ इतना खराब होता है, इतना वीक होता है कि उनके 40% जो क्वेश्चन आपको दूसरे वाले पेपर में सही करने वाले रहते हैं वो उनके सही नहीं हो पाते, तो आप वैसे ही देश से बाहर हो जाएंगे। तो इसके साथ ही आप उसका मैथ वाला सिलेबस भी एक बार देखते चले जाइए, थोड़े थोड़े एक एक टॉपिक करके धीरे धीरे करके उसको भी आप लगाते चलिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये थी कि मतलब ये मैंने बता दिया कि 2 सब्जेक्ट कम से कम आप लेकर के साथ में चलिए। अब कितने घंटे आपको पढ़ना है, तो मैं आपको बता दूं, यदि आप कोचिंग नहीं जाते हैं तो कम से कम आपको 10 से 12 घंटा घर में बैठ करके स्टडी करनी है। और 10 से 12 घंटा भी आपको ऐसी स्टडी करनी है जिसमें आपकी स्टडी ही हो, क्योंकि कभी कभी क्या रहता है कि हमने मोबाइल अपने साइड में रख लिया है और हम किताब खुली हुई है, हम अपना मोबाइल थोड़ी देर बाद अपना मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं, तो 10 से 15-20 मिनट अपने मोबाइल में वेस्ट कर देते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, आपको जो स्टडी करनी है वो 10-12 घंटे सिर्फ आपको पढ़ना ही है, ठीक है। यदि आप कोचिंग जाते हैं तो यदि आप कोचिंग जा रहे हैं तो करीब 4-5 घंटा आपका कोचिंग में वेस्ट होता है, तो फिर आप कम से कम घर पे आकर के कम से कम तो 8 घंटे आपको घर पे आकर के जरूर पढ़ना है, तो ही आपका जो सिलेबस है वो 3 या 4 महीने, जो भी हमारे पास 85 डेज बचे हुए हैं, तभी आप उनमें अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। अगली चीज़ ये है कि सोशल मीडिया का यूज, आप सोशल मीडिया का यूज जितना कम कर देंगे उतना आपका पढ़ाई में फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या रहता है कि इतने सारे सोशल मीडिया हो गए कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आपका यूट्यूब पे आप चले जाते हैं, यूट्यूब पे भी आजकल बहुत सारी चीज़ें मिलने लग गई हैं, तो क्या हम क्या इधर से उधर जंप ही करते रहते हैं, कभी फेसबुक चलाई 15 मिनट, फिर 20 मिनट के लिए इंस्टाग्राम पे चले गए, वहाँ पर स्क्रॉल कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं मोबाइल को, तो इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। टाइम तो आपका वेस्ट होता ही है, इसके साथ ही साथ जो आपकी एकाग्रता है जो पढ़ने का, आपका जो आपकी एकाग्रता बनती है पढ़ने की, वो आपकी उससे खत्म हो जाती है। तो आप कोशिश करिए मोबाइल में, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप कोशिश करें कि जो आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं वही आपके मोबाइल में रहें। जैसे कि आपको लगता है कि यूट्यूब से हम किसी का चैनल देख रहे हैं या फिर वहाँ हमें काम की चीज़ें मिल पा रही, तो आप यूट्यूब पर रखिए, उसको देखिए। यदि नहीं आपको कहीं भी अच्छा लगता है कि किसी का भी नहीं देखना, मुझे सब पता है, मुझे कैसे तैयारी करनी है, तो आप सारी चीज़ें एक बार मोबाइल से हटा करके देखिए, क्योंकि इससे क्या है कि आपका मोबाइल का जो टाइम है वेस्ट करने का वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये वाला जो टाइम है वो आप अपनी पढ़ाई के साथ लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो ध्यान है वो भी एकाग्रचित्त होगा और पढ़ाई में आपका ध्यान अच्छे से, बहुत अच्छे से लगेगा। तो जो मेरी भी स्ट्रेटजी है वो मेरी यही स्ट्रेटजी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और आप यदि फॉलो करते हैं, जैसे कि मैंने एक टाइम टेबल वाला बताया था, टाइम टेबल मैंने डे डिवाइड किए हुए थे कि 5 दिन मुझे ये पढ़ना है, 5-6 दिन मुझे ये पढ़ना है, 10 दिन मुझे ये पढ़ना है। तो जब भी आप ऐसे करके अपना टारगेट सेट करते हैं तो आप एक बार कोशिश करिए कि जैसे आपने 6 दिन डिसाइड करें तो आप 6 दिन में उसको कंप्लीट करने की कोशिश मत करिए, उसको आप 5 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करिए। तो इससे क्या रहता है कि ना आपके जो डेज हैं वो आपके बचते चले जाएंगे, जब बचते चले जाएंगे तो आप लास्ट टाइम पे जाकर के आप उनका रिवीजन कर सकते हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनका आप रिवीजन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हम कई बार ट्रिक बना करके पढ़ते हैं, और आपको ट्रिक बनाकर ही पढ़ना है, क्योंकि क्या रहता है कि
यदि हम ट्रिक नहीं बनाते हैं तो चीज़ें एक जैसी होती चली जाती हैं और हम चीज़ों को भूल जाते हैं। कि जैसे कि मैं पॉलिटी की ही बात करती हूँ, तो इसमें जैसे कि आर्टिकल रहते हैं तो केंद्र के लिए अलग है, राज्य के लिए अलग है। तो आप क्या सबको मिक्स कर दोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा। तो इसलिए क्या है कि आप ट्रिक बना करके पढ़िए, जैसे कि दोनों को कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि 56 में यहाँ पे ये दिया गया है तो वहाँ पे 156 में वो दिया गया है। आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप ट्रिक बना करके नहीं पढ़ेंगे आपको चीज़ें याद नहीं रहने वाली हैं। इसके साथ ही साथ जब भी आप ट्रिक बना करके पढ़ते हैं तो ट्रिक बना करके वहीं पर छोड़ नहीं देना है उसको, क्योंकि अब फिर आप भूल जाओगे कि आपने कौन सी ट्रिक बनाई थी, आपने इसको कैसे याद रखा था। तो अपने साथ में एक कॉपी और पेन रखिए। जैसे आप किसी चीज़ के लिए ट्रिक बनाते हैं तो आपको उस नोटबुक में नोट करते जाना है, जिससे क्या होगा कि जब लास्ट टाइम पे आप किसी चीज़ का रिवीजन करेंगे तो जो आपकी ट्रिक जो आपने बनाई हुई है उनका आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। नहीं तो फिर आपको, यदि कुछ लोग क्या करते हैं कि उसी बुक में जिसमें वो पढ़ रहे हैं उसी में वो ट्रिक बना बना के लिख देते हैं, फिर आप कहाँ ढूंढेंगे उसको, सारे पेज पलटने पड़ेंगे आपको। तो वो क्या है, थोड़ा सा मुश्किल भरा काम हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आपको ये करना है कि आप नोटबुक रखें, इसके साथ ही आप ट्रिक बनाते चलिए, लिखते जाइए। कोई चीज़ है जो आपको याद नहीं रह रही है, आपको लगता है कि इसको मैं फिर से भूल जाऊंगा, तो आप उसके लिए अलग से एक नोटबुक बना लीजिए कि ये चीज़ें मैं भूल रहा हूँ, उनको आप लिख लीजिए। तो जैसे आप उनको लिखेंगे तो वो आपको वैसे ही याद हो जाने वाली हैं। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और कई सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने पहले ही शेयर कर दी हैं आप लोगों के साथ, जैसे कि बुक्स वाली चीज़ें हैं, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। मैं आपको सच बता दूं, अभी आपको बुक्स नहीं पढ़नी है। यदि आप बुक्स में उलझ जाओगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि प्री के लिए बुक्स पढ़ना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। और बुक्स भी आपको मेंस के लिए भी तब पढ़ना है जब आपके पास फ्री टाइम हो। यदि आपका प्री इस बार निकल रहा है और निकल जाता है तो आप मेंस के लिए बुक्स पढ़ने नहीं बैठना है आपको। पहले आपको नोट से ही सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है। बुक्स आपको तब पढ़ना है जब आपका कोई भी एग्जाम नहीं आ रहा है, आपके पास फ्री टाइम है, आपको लगता है कि मैं अपनी जो मेरी कोई विषय है उसको मैं बहुत अच्छा बना सकता हूँ, तब आप बुक्स पढ़ लीजिए। तो आपका विषय वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अभी आप इस टाइम पे बुक्स को बंद करके ही रखें। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल सामने, यदि आप किसी चीज़ में कंफ्यूज भी हो रहे हैं तब भी मैं तो कहती हूँ बिल्कुल बुक्स मत खोलिए, क्योंकि उसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि फिर वो बढ़ती चली जाएंगी और आप भी आगे उसको पढ़ते चले जाएंगे। तो बुक्स में नहीं उलझना है। इसके साथ ही करंट अफेयर्स आपको कैसे पढ़नी है 3 चरणों में जो मैंने बताया हुआ है, जिसमें आप डेली बेसिस पर और मंथली और हाफ ईयरली ईयरली बेसिस पे आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ बुक्स भी मैंने शेयर की हुई है कि कौन सी बुक से आपको पढ़ना है, कौन सी बुक आपके लिए अच्छी है करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। मैथ और रीजनिंग की भी बुक मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। इसके साथ ही मैं भी आपके साथ जुड़ी रहूंगी, क्योंकि मैं खुद भी तैयारी कर रही हूँ, तो मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी। यदि मुझे लगेगा कि कोई चीज़ जो मैं कर रही हूँ मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं उसको आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। सो थैंक यू सो मच।